नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस भी तरफ नजर दौड़ाएं हमें टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट या सेवा जरूर दिखाई देगी। अगर आप घर पर बैठकर चाय पी रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि वे टाटा टी ही हो। अगर आप अपनी कार से सफर कर रहे हैं तो वे टाटा मोटर्स की हो सकती है। आपके शहर में जो बिजली आ रही है वे टाटा पावर से आ सकती है। अगर आपने हाल ही में किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवाया है तो वे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का हिस्सा हो सकता है। और अगर आप इस वीडियो को किसी टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए देख रहे हैं तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वे टाटा एयरटेल में हिस्सेदारी या टाटा कम्युनिकेशंस के जरिए संभव हुआ हो। टाटा केवल एक कंपनी ही नहीं बल्कि भारत की पहचान है, एक ऐसा नाम जिस पर हर भारतीय को गर्व होता है। चाहे वे लॉरी में दौड़ती टाटा स्टील से बनी रेल की पटरियां हो, टाटा नमक हो, तनिष्क ज्वेलरी हो, सड़कों पर दौड़ती टाटा स्टील की बसें हों या फिर देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, टाटा का हर जगह योगदान है। टाटा सिर्फ एक बिजनेस हाउस नहीं बल्कि भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ रहा है। यह नाम केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि देश के समाज के लिए, हर भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई? कैसे एक छोटे से पारसी परिवार ने भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर की नींव रखी और कैसे रतन टाटा ने इस विरासत को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि इसे एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। टाटा परिवार की जड़ें गुजरात के नवसारी में थी। ये परिवार पारसी समुदाय से ताल्लुक रखता था और ब्रिटिश शासन के दौरान व्यापार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। टाटा साम्राज्य की नींव रखने वाले नुसरवानजी टाटा ने सबसे पहले व्यापार करने का फैसला लिया। उनकी आंखों में एक सपना था अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने का। उन्होंने कॉटन के व्यापार में अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे बॉम्बे आकर बसे। उस समय भारत में व्यापार तेजी से उभर रहा था और नुसरवानजी टाटा ने भी इसी अवसर को पहचानते हुए कारोबार को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। नुसरवानजी टाटा जी के बेटे जमशेदजी टाटा को आधुनिक भारतीय उद्योग का जनक माना जाता है। उनका जन्म 3 मार्च 1839 को हुआ था। नुसरवान जी ने अपने बेटे जमशेद जी को पूरी बढ़िया तरीके से पढ़ाया। बाद में उन्होंने जमशेद जी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हांगकांग भेज दिया। उस वक्त जमशेद जी की शादी हो चुकी थी और एक बच्चा भी था। ऐसे अपनी फैमिली के साथ किसी और देश में जाकर अपने बिजनेस को खड़ा करना काफी मुश्किल है, लेकिन अपनी मेहनत और प्रतिभा के कारण वो इसमें सफल हुए और आगे चलकर उन्होंने भारतीय औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। 1868 में उन्होंने 21,000 रुपए की पूंजी से एक व्यापारिक कंपनी स्थापित की जिसे बाद में टाटा ग्रुप के नाम से जाना गया। जमशेदजी टाटा के 4 बड़े सपने थे: भारत में एक स्टील कंपनी स्थापित करना, एक विश्व स्तरीय होटल बनाना, एक उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना करना और एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करना। हालांकि वे अपने जीवन काल में इन सभी सपनों को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने ताज होटल की स्थापना की और बाकी के सपने उनके परिवार और उनके उत्तराधिकारियों ने उनके सपनों को पूरा किया। जमशेदजी टाटा जी के निधन के बाद उनके बेटे सर दोराबजी टाटा और सर रतनजी टाटा ने टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाया। 1907 में टाटा स्टील की स्थापना जमशेदपुर में हुई। उस वक्त इसका नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को था। यह भारत की पहली स्टील कंपनी बनी और इसने भारत की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद 1910 में टाटा पावर की शुरुआत हुई जिससे बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिला। उसी वक्त ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन को स्टील की सख्त जरूरत थी और उस टाइम पर टाटा स्टील ही देश में सबसे बड़ा स्टील उत्पादक था। ब्रिटेन द्वारा टाटा स्टील का इस्तेमाल वेपन्स, टैंक्स और रेल की पटरियों को बिछाने के लिए किया जाता था। टाटा स्टील से बनाए हुए टैंक दूसरों के मुकाबले बहुत ही मजबूत थे जिसके कारण सैनिकों ने टाटा स्टील की बहुत प्रशंसा की। इसके बाद टाटा स्टील एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बन चुका था। 1945 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना हुई जो बाद में टाटा मोटर्स के नाम से जानी गई, जिसने आगे चलकर भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति ला दी। टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा का भी बहुत बड़ा योगदान है। वे दोराबजी टाटा के दूर के कजन थे। उनका जन्म 29 जुलाई 1904 को हुआ था। वे भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट भी थे। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की जो बाद में एयर इंडिया के नाम से जानी गई। 1938 में वे टाटा समूह के अध्यक्ष बने और लगभग 5 दशकों तक इस पद पर बने रहे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने सिर्फ इस्पात और कपड़ा उद्योग तक सीमित न रहकर ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, आईटी, एविएशन और होटल इंडस्ट्री जैसे कई नए क्षेत्रों में कदम रखा। उन्होंने कर्मचारियों के हितों के लिए प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम शुरू की
फिर इस कहानी में एंट्री होती है रतन टाटा जी की। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ। उनके पिता नवल टाटा थे, जो टाटा परिवार में से थे, लेकिन वे सीधे तौर पर इस बिजनेस में नहीं थे। नवल टाटा को जमशेदजी टाटा के बेटे सर रतन जी टाटा ने गोद लिया, जिसके कारण उनका टाटा समूह से संबंध बना। रतन टाटा के जन्म के कुछ साल बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवजबाई टाटा ने की। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील प्लांट में काम करने के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया और औद्योगिक प्रक्रियाओं को गहराई से समझा। इसके बाद 1971 में उन्हें टाटा समूह की एक डूबती हुई कंपनी नेल्को को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने इस कंपनी को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति और सरकारी नीतियों की वजह से यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। बाद में रतन टाटा को नागपुर मिल की जिम्मेदारी दी गई। तब ये मिल घाटे में चल रही थी और इसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन ये काम भी सफल होते होते रह गया। यहाँ तक आते आते उनके सीनियर्स उनकी प्रतिभा को जान चुके थे। 1991 में जीआरडी टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन नियुक्त किया। इस फैसले पर टाटा समूह के कई वरिष्ठ अधिकारी असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रतन टाटा में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। लेकिन रतन टाटा ने जल्द ही ये साबित कर दिया कि वे इस भूमिका के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप में कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने ग्रुप की कई गैर जरूरी कंपनियों को बंद किया और टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और ग्लोबल एक्सपेंशन पर ध्यान केंद्रित किया। रतन टाटा ने 1998 में टाटा मोटर्स के तहत भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। शुरू में इसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बाद में ये कार बेहद सफल रही। सन 2000 में उन्होंने ब्रिटिश कंपनी टेटली को खरीद लिया, जिसे टाटा समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो गया। 2007 में उन्होंने यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीदा, जिससे टाटा स्टील दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी बन गई। 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड जगुआर लैंड रोवर को खरीदा, जो टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। रतन टाटा का एक सपना था कि हर भारतीय के पास एक कार हो। इसी सोच के साथ उन्होंने 2008 में टाटा नैनो लॉन्च की, जो केवल 1 लाख रुपए में उपलब्ध थी। इसे आम आदमी की कार कहा जाता था, लेकिन कुछ विज्ञापन गलतियों के कारण ये कार बाजार में ज्यादा सफल नहीं हो पाई। हालांकि इसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांतिकारी प्रयास के रूप में देखा गया। 2012 में रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले लिया और साइरस मिस्त्री को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। हालांकि कुछ वर्षों बाद साइरस मिस्त्री को पद से हटा दिया गया और 2016 में रतन टाटा ने अस्थायी रूप से फिर से चेयरमैन की भूमिका निभाई। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक समाजसेवी भी थे। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में अरबों रुपए का योगदान दिया। उन्होंने कैंसर रिसर्च, हेल्थ केयर और सामाजिक सुधारों के लिए कई योजनाएं शुरू की। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने 500 करोड़ रुपए का दान दिया और कई जरूरतमंद लोगों की मदद की। लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को टाटा ग्रुप के इस महानायक का निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री सहित कई बड़े नेताओं और उद्योगपतियों ने शोक व्यक्त किया। टाटा समूह और भारतीय उद्योग जगत में उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी, लेकिन उनकी विरासत और योगदान हमेशा अमर रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी टाटा ग्रुप की। अगर आप इसके आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें।